Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। एक नेता है ममता बनर्जी का लाडला, नाम है शेख शाहजहां। कभी उस पर ईडी के अधिकारी छापा मारने आते हैं, कभी उस नेता के समर्थक उन अधिकारियों को पीट देते हैं, नेता फरार हो जाता है। फिर भयावह इल्जाम सामने आते हैं, कैसे महिलाओं को सरेआम उसने उठवाया, महीनों यौन उत्पीड़न किया और राज्य सरकार पर इल्जाम लगता है कि उसे बचा रहे हैं। हम बंगाल के संदेश खाली की बात कर रहे हैं। इस खबर की आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे भी पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। क्यों फिर से किसान दिल्ली की दहलीज पर आए? आज दिल्ली के बॉर्डर पर दिन भर क्या गतिविधियां रहीं? क्या कोई रास्ता है कि किसानों की मांगों को सुलझाया जा सके? लेकिन इन दोनों खबरों से पहले दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, जो 2 दिनों की संयुक्त अरब अमीरात के यात्रा पर हैं। वो अबू धाबी में बुधवार 14 फरवरी को भव्य BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। इस दरमियान उन्होंने कहा, मैं गर्मजोशी से किए गए स्वागत का आभारी हूँ। जब भी यहाँ आपसे मिलने आया, हमेशा लगा अपने परिवार से मिलने आया। मैं मानता हूँ खास करके G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि UAE और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। IMEC में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने IMEC को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है, वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। मुलाकात के बाद PM मोदी ने 13 फरवरी को ही अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम एहलान मोदी यानी हेलो मोदी, नमस्ते मोदी। आज अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। आप लोग UAE के कोने कोने से आए और भारत के भी अलग अलग राज्यों से आए हैं। लेकिन सबके दिल जुड़े हुए हैं। जब विदेश में ये सब हो रहा था, तब कतर को लेकर देश में भी बहुत कुछ हो रहा था। जैसे शाहरुख खान का नाम सोशल मीडिया पर लिया जाना। आपको ध्यान होगा, भारत सरकार ने कतर की जेल में बंद 8 पूर्व नेवी अफसरों को रिहा करवा लिया। इसमें 7 ऑफिसर भारत वापस आ गए। बीते साल दिसंबर में कतर की कोर्ट ने अल दहरा ग्लोबल केस में इन अफसरों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदला गया था। ये ऑफिसर जासूसी के इल्जाम में सजा का सामना कर रहे थे। अब इनके वतन लौटने के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया कि इस रिहाई में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का हाथ है और PM मोदी को उन्हें साथ लेकर जाना चाहिए था। अब शाहरुख खान की टीम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए साफ किया कि नेवी अफसरों की रिहाई में एक्टर का कोई कनेक्शन नहीं है। कहा कि हम साफ करना चाहते हैं, इसमें उनका हाथ नहीं है। ये रिहाई सिर्फ भारतीय सरकार की वजह से हुई, इससे मिस्टर खान का कोई वास्ता नहीं। पूरे देश की तरह वो खुद अफसरों की वतन वापसी से खुश हैं। दूसरी सुर्खी महाराष्ट्र से। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस छोड़ने के बाद आज BJP में शामिल हो गए। उन्हें डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी में शामिल करवाया। इसके बाद चौहान ने ये बयान दिया। सबसे पहले तो ये फैसला आसान नहीं था, बिल्कुल कहूंगा। इट वॉज अ टोटल स्विच ओवर, चेंज ओवर, और ये करने के लिए काफी विचार विमर्श करना पड़ा। ये मैं जरूर कहूंगा कि इट वॉज नॉट इजी डिसीजन फॉर मी। आई टुक इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन द इंटरेस्ट ऑफ माय ओन डिस्ट्रिक्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। मैं बोला कि कुछ चीजें अच्छी हो रही तो उसमें अपना योगदान होना चाहिए। चौहान 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद जब 2 बार के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को पद से हटाया गया, तब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर 2009 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस NCP गठबंधन में उन्हें दोबारा CM की कुर्सी पर बिठाया गया। लेकिन उसके 1 बरस के बाद उनके दामन पर आदर्श घोटाले का दाग लगा। और ये आदर्श घोटाला क्या है, इसके बारे में 2014 के चुनाव से BJP पूरे देश को बताती ही रही है। कैसे कारगिल के शहीदों के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को भी कथित तौर पर गैर कानूनी रूप से फ्लैट दिए गए।
और इसीलिए बीजेपी में जाते ही अशोक चौहान पर कांग्रेस ने वॉशिंग मशीन वाला इल्जाम दोहराया। अशोक चौहान और कई ऐसे लोग हैं, अशोक चौहान एकमात्र व्यक्ति नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं। कांग्रेस से सब कुछ मिला है, उनकी योग्यता से भी ऊपर उनको मिला है, पर उसके बावजूद वो विश्वासघात किया उन्होंने कांग्रेस से और कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति और कांग्रेस में अशोक चौहान का कद बड़ा है, लेकिन 31 मंजिला इस इमारत के घोटाले के चलते उनकी ईमानदारी सवालों में रही। इस बिल्डिंग का पूरा नाम आदर्श हाउसिंग सोसाइटी और इसको लेकर ही जो घोटाला है उसे इस नाम से जाना जाता है। 2010 में आरटीआई से पता चला था कि 1999 के कारगिल शहीदों की विधवाओं के लिए बनाए गए इन घरों को नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स ने खरीद लिया। अपार्टमेंट्स की कीमत 8 करोड़ तक थी, लेकिन उन्हें बहुत कम पैसों में खरीदा गया। 2011 में महाराष्ट्र सरकार ने जे पाटिल की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। 182 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हुई। 2013 में जांच रिपोर्ट आई और बताया गया कि 25 फ्लैट गैर कानूनी तरीके से दिए गए, जिसमें 22 फ्लैट फर्जी नाम से खरीदे गए। रिपोर्ट में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आए: अशोक चौहान, विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे और शिवाजी राव निलंगेकर। इसके बाद सीबीआई और ईडी सब ने जांच की। 2011 में सीबीआई ने अशोक चौहान समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। घोटाले में अशोक चौहान का नाम उछला तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा था। 21 दिसंबर 2010 में हाईकोर्ट ने इस धोखाधड़ी का मामला बताया और मामला सुप्रीम कोर्ट में, यानी अब भी फाइनल फैसला नहीं आया है। बीजेपी आदर्श घोटाले को लेकर अशोक चौहान पर हमले भी करती रही। मसलन 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले नांदेड़, जो अशोक चौहान का गढ़ है, यहाँ पर पीएम मोदी ने उन पर हमला किया था और अब यही अशोक चौहान भाजपा में है। यहाँ महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है, पता है? अब बारी बड़ी खबर की। हम किसानों की बात करें उसके पहले देश की राजधानी दिल्ली की सरहदों की ये तस्वीर देखिए। बारह फरवरी की देर रात दिल्ली के उन बॉर्डर्स को सील कर दिया गया जो हरियाणा से लगते हैं। इन पर पुलिस ने चेक पोस्ट, कटीले तार और कंक्रीट की लाइनें बिछाई। दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टुकड़ियां बॉर्डर पर तैनात हो गई। इतनी तैयारी किस लिए? क्योंकि आज दिल्ली में किसान आने वाले थे। पंजाब और हरियाणा के कई किसान संगठनों ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने जो मांगे अधूरी छोड़ दी हैं, उसके खिलाफ वो आज यानी 13 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे। कैलेंडर में तारीख जब 13 फरवरी की आई तो टीवी चैनल पर किसानों की तस्वीरें आने लगी। 25,000 से ज़्यादा किसान सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। उन्हें इस बात का इल्म था कि कई जगह रोका जाएगा। यहाँ पर जानकारी दे दें, अगर आप पंजाब के किसी हिस्से से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं तो आपको पंजाब से हरियाणा आना होगा, फिर आप दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। पंजाब से आने वाले किसानों को लगा कि उन्हें पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रोका जाएगा, लेकिन इस बॉर्डर पर मौजूद पंजाब पुलिस ने उन्हें वॉक ओवर दिया और किसान बेरोक-टोक हरियाणा में दाखिल हो गए। कुछ एक घंटे बाद वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे। यहाँ हरियाणा किसान पहले से जमा थे। दोनों राज्यों के किसान मिले और दिल्ली में घुसने का प्रयास शुरू किया। प्रशासन साथ किसानों का संघर्ष शुरू हुआ। पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए। जवाब में किसानों ने भी पत्थर चलाए और ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेडिंग्स को तोड़ा। देखिए बॉर्डर के दृश्य। हमारे साथी संदीप सिन्हा इस समय दिल्ली हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर मौजूद थे। सुनिए उनसे वहां का हाल। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे हूं और मेरे पीठ पे जो रास्ता आपको आता हुआ दिख रहा है ये हरियाणा से आने वाली सड़क है जो दिल्ली की ओर जाती है और पीछे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है जो अपने आप में बताता है कि आगे जाना प्रतिबंधित है। और ये प्रतिबंध उन किसानों के लिए लगाया गया है जिन्होंने आज 13 फरवरी को दिल्ली चलो का ऐलान किया था। और ऐसा नहीं कि ये प्रतिबंध सिर्फ किसानों तक ही सीमित रहा है, इसकी मार या इसका नुकसान आम आदमी को भी झेलना पड़ रहा है। अब है कि सवाल कि दिन भर यहाँ क्या हुआ। दिन भर आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले माइक्स लगाए गए हैं और उनकी टेस्टिंग पूरे दिन चलती रही थी। 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी एक माइक टेस्टिंग। तो कुछ सुरक्षा के साथ भी ऐसा रहा कि सुरक्षा के इंतजाम के भी मल्टीपल टेस्टिंग चलती रही। जब हम सुबह में आए थे तो सड़कें, जो हाईवे का फ्लाईओवर वाला जो हिस्सा था उस पर बैरिकेड्स खुले हुए
हुए थे, गाड़ियां आ जा रही थी, पर दिन में 1 या 2 बजे के आसपास कुछ तय हुआ, प्रशासन ने कुछ तय किया। इसके बाद पूरी के पूरे एरिया को ब्लॉकेट कर दिया गया है और सिक्योरिटी के मल्टीपल लेयर्स हैं। एक बैरिकेड्स हैं, सीमेंट वाला बैरिकेड्स है, उसके बाद वो जो दिल्ली पुलिस या वो जो पुलिस वाले बैरिकेड्स होते हैं उनमें उसके ऊपर कांटे के जाल बिछाए गए हैं। तो कुल मिला के तैयारी पूरी कर ली गई है और 123 की तरह मतलब और पुख्ता और भी पुख्ता। तो कुछ ऐसा ही सिक्योरिटी का हाल है सिंघू बॉर्डर पर। किसान दिल्ली तक न पहुंच पाएं और पहुंच जाएं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए, इसको लेकर सरकार की कुछ और तैयारियां थी, जैसे केंद्र सरकार का दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखना। इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से दरख्वास्त की कि दिल्ली के बवाना स्टेडियम को किसानों के लिए अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से जारी चिट्ठी में लिखा गया, यह हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि वो एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करे। किसानों को अरेस्ट करना गलत होगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें अरेस्ट करना उनके घावों पर नमक रगड़ने जैसा होगा। सही ये होगा केंद्र सरकार उनसे बात करे और उनकी समस्या का हल निकाले। हम सरकार के इस निर्णय के भागीदार नहीं बन सकते, इसलिए स्टेडियम को जेल में बदलने का अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। अब सवाल उठता है किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया क्यों? इसको समझने के लिए चलते हैं साल 2020 में। इस साल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 कानून पास किए जिनको आम भाषा में कृषि कानून कहा गया। कौन से कानून थे ये? पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। ये कानून किसानों को छूट देता है कि वो अपने राज्य के बाजार से बाहर जाकर किसी दूसरे राज्य में उपज बेच सकते हैं। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। ये कानून किसानों को निजी कंपनियों के साथ लिखित अनुबंध करने और उसके लिए उत्पादन करने का एक कानूनी ढांचा देता है। इससे कृषि व्यवसाय फर्म्स, प्रोसेसर, थोक विक्रेता, निर्यातक या बड़े खुदरा विक्रेताओं से जुड़ने वाले किसानों को सुरक्षा देने और उनके अधिकारों की रक्षा का प्रावधान था। तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये कानून निजी निवेशकों को अत्यधिक रेगुलेटरी एक्शन से बचाने के लिए लाया गया था। सरकार कहना था कि कानून किसानों के हित में है और किसान अपनी उपज देश भर में बेच सकते हैं, कंपनियों से करार कर सकते हैं। पर किसान संगठनों का कहना था कि कृषि क्षेत्र में सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचकर उसे प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले करना चाह रही है, कॉर्पोरेटीकरण करना चाह रही है, बड़ी कंपनियों के हित में ये फैसले ले रही है, किसान संगठनों की तरफ से कहा गया। सितंबर 2020 में ये 3 कानून संसद से पास हुए। फिर यूपी, हरियाणा और पंजाब किसानों ने प्रदर्शन किया। एक सूत्री मांग, सरकार कृषि कानून वापस ले। महीनों किसानों ने दिल्ली के, हरियाणा और यूपी से लगने वाले बॉर्डर्स पर डेरा डाला। कहा जब तक कानून वापस नहीं, किसान वापस नहीं। आखिरकार हार कर केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और इसके बाद किसानों ने सरकार के सामने कुछ और मांगे रखी, जैसे प्रोटेस्ट के दौरान अगर राज्यों केंद्र की एजेंसियों ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया तो आंदोलन संबंधी मामले वापस लिए जाएं। इस दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। पराली जलाने के मामले में किसानों पर क्रिमिनल एक्शन न हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर चर्चा के लिए समिति का गठन हो। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों की समिति में जोड़ा जाए। सरकार ने तब इन वादों को माना, किसानों को भरोसा दिलाया इन पर समिति बनाकर विचार होगा और वो वापस अपने घर जाएं, और किसान चले गए। पर किसान अब लौट आए हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने कृषि कानून वापस तो लिए पर अपने बाकी वादे पूरे नहीं किए, इसलिए वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी मांगों की एक नई लिस्ट सामने रखी। इसमें क्या था? किसानों मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रम लागू किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बहाल किया जाए, जिससे किसानों से लिखित सहमति की जरूरत हो जमीन उनसे लेने से पहले, और सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। तीसरा, किसान और 58 साल से अधिक आयु के खेतिहर मजदूरों के लिए प्रतिमाह पेंशन की योजना लागू हो। चौथा, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। और पांचवा, मनरेगा को बढ़ाया जाए, दिहाड़ी 700 रुपये की जाए और सालाना 200 दिन का रोजगार मिले और मनरेगा मजदूरों को कृषि कामों में लगाया जाए। इसके अलावा बीज गुणवत्ता मानक में सुधार, नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग है। मिर्च, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की मांग। सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बनाए। ये मांग किसानों ने तब भी की थी जब उन्होंने अपना पिछला आंदोलन खत्म किया था। स्वामीनाथन आयोग के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। दिल्ली आंदोलन दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के सदस्य को रोजगार, और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। आपको ध्यान होगा अक्टूबर 2021 में घटी इस घटना में 8 लोगों की जान गई थी। सोमवार 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को दी अंतरिम जमानत की अवधि और बढ़ा दी है। ये भी एक अपडेट है, चूंकि लखीमपुर खीरी का जिक्र आया तो हम सोचा आपको यही बता दें। अगली मांग, बिजली की बराबर पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। जल, जंगल, जमीन पर मूल निवासियों, आदिवासियों का अधिकार भी सुनिश्चित हो। इन मांगों को लेकर किसान आज दिल्ली बॉर्डर पहुंचे तो मीडिया के कैमरे उनकी ओर घूमे
और किसानों ने तब ये कहा, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वालों की तैयारी है। देखो यहाँ पे योद्धे खड़े हैं, हमारे ट्रैक्टर है, हमारे साथ जहाज है अपने, ठीक है। जैसी भी तैयारी, जैसा प्रशासन चाहता है वैसे इनका मुकाबला करेंगे हम। आम जनता का हक है प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देगी सरकार। इतना जुल्म सरकार को नहीं करना चाहिए। जो किसानों को सही लगता है उनके साथ सलाह मशवरा करके उसी हिसाब से कानून बनाए जाए, ना कि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने के लिए अपनी मनमर्जी से आम जनता का नुकसान करा जाए। तो हमारी मेन मांग है जी एमएसपी की, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हमें चाहिए। उसके बगैर कुछ नहीं है। आपको पता ही है जी, कॉस्ट प्राइस है जो 80% तक इंक्रीज हो गई है। फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है जो, और जो आप इंक्रीजमेंट इसमें देखो, आप मामूली 100 रुपये 150 रुपये में 2000 रुपये ऊपर देते हैं, जो एक 10% भी 5% की इंक्रीमेंट हमें मिलती है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को देश के दूसरे किसानों का भी साथ मिला। कर्नाटक के हुबली से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। उन्हें मध्य प्रदेश में पुलिस ने रोका। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर भी पुलिस द्वारा तैयारी की गई कि कहीं पश्चिमी यूपी के किसान दिल्ली न पहुंचे। पर ध्यान रहे, इस बार प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और 2020 के संगठनों में अंतर है। पिछली बार आंदोलन का नेतृत्व करने वाला मुख्य किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम था, जबकि इस बार आंदोलन किसान मजदूर मोर्चा यानी केएमएम के बैनर तले हो रहा है। केएमएम का गठन जनवरी 2023 में हुआ था। इसको पंजाब के किसान मजदूर संघर्ष समिति के संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने बनाया है। केएमएससी साल 2020 के किसान आंदोलन में भी एक्टिव तरीके से शामिल नहीं हुआ था। इसने कुंडली में दिल्ली सीमा पर बाकी संगठनों से अलग मंच बनाया था। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद केएमएससी ने किसानों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया। इस आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे किसान संगठनों का नाम संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है। ये संगठन जुलाई 2022 में अपने मूल संगठन यानी संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होकर बना। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के समन्वयक भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर पंजाब के अध्यक्ष जगजीत सिंह दल्लेवाल हैं। यही संगठन इस बार किसानों के साथ दिल्ली आए और इसी मौके पर उन नेताओं के बयान भी आए जो साल 2020 के किसान आंदोलन के वक्त फ्रंट पर थे। हमने तो ये कहा कि 2011 में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी। उस कमेटी के ये अध्यक्ष थे। उसके इन्होंने एक प्रस्ताव कमेटी का दिया था, उसमें कई मुख्यमंत्री थे और ये कहा था कि एमएसपी लीगल कानून बनना चाहिए देश में। और वो अपनी ही रिपोर्ट इन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। आज अपनी ही रिपोर्ट को ये लागू कर दें, ये हमारा मसला है। सरकार दी इस नीति दी भी मैं निंदा करदा कि उन्होंने सानू लोकां तो अलग करने वास्ते जिहड़ा नैट बंद दी सर्विस हरियाणे च ते पंजाब ते इत्थे नाकियां दे उत्ते जिहड़ी नैट दी बंद कीता है। अलग अलग किसान संगठन, अलग अलग नेता और अलग अलग बयान। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी सिद्धांत मोहन। देखिए, साल 2020 में जब किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था तो उस समय संयुक्त किसान मोर्चा के अंडर 32 कुल मिलाजुला के संगठन हुआ करते थे। फिर नवंबर 2021 में सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया। लेकिन इसी साल आपको याद होगा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव हुआ थे जिसमें आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी। तो किसान संगठनों की भी एक ख्वाहिश रही है कि वो चुनाव में जाएं। तो किसानों के कई फैक्शन, कई संगठन टूटे इन दिनों। तो किसानों के जब संगठन टूटे तो जो 32 संगठन थे वो इस साल जो आंदोलन अभी हम शुरुआत में देख रहे हैं फरवरी में, वो बढ़ के 50 हो गए हैं। इसमें जैसे अभी आपको बताया गया है कि एसकेएम गैर राजनीतिक भी आ चुका है और केएसएम भी आ चुका है। तो इस तरह के छोटे मोटे संगठन भी सामने आए हैं। कुछ जो पुराने संगठन थे, उग्राहा और तमाम जो संगठन थे पुराने समय में जो 2020 के आंदोलन में सुनाई देते थे, उनका थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं कम रोल देखने को मिल रहा है। आपको गुरनाम सिंह चढ़ूनी याद होंगे जो 2020 में एक्टिव हुए थे। मैं उनका एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो इन्होंने आज हो रहे मूवमेंट पे जारी किया अपने ट्विटर अकाउंट पे। उन्होंने कहा कि किसानों की एमएसपी की मांग का हम समर्थन करते हैं, एमएसपी मिलना चाहिए, लेकिन देश के सभी संगठनों से मीटिंग करके रणनीति बनाकर कोई कॉल देनी चाहिए थी। सरकार किसानों पे और प्रशासन किसानों पे बल का प्रयोग न करे। यानी आपको ये समझ में आता है कि वो ये बार बार एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की जब बाइट देखेंगे तो उन्होंने भी ये कहा था कि यूनियन ने मांग रखी है लेकिन हम मांग का समर्थन करते हैं। यानी समझ में आता है कि वो लोग इस फैक्शन से और इस पूरे प्रोटेस्टिंग फैक्शन से थोड़ा बाहर की ओर है।
किसानों की इन मांगों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास भी किया। 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने 12 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों से मुलाकात की। इस दौरान अधिकतर बातों पर कहा गया कि सहमति बन गई, पर गाड़ी किसानों की एक मांग पर अटक गई। वो थी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी तय करने की। इस मीटिंग में और क्या हुआ? एमएसपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाने का भरोसा दिया और कहा उसमें किसान नेताओं को शामिल किया जाएगा। कमेटी को टाइम बाउंड भी रखा जाएगा। खबरों के मुताबिक किसानों ने इस वादे पर भरोसे से इनकार किया और कहा इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को तुरंत ऐलान करना होगा। इस पर केंद्र सरकार का जवाब आया, दाल की एमएसपी को लेकर गारंटी की बात पर तुरंत विचार हो सकता है, लेकिन बाकी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए केंद्र सरकार को संशोधन के लिए वक्त चाहिए और ये मीटिंग फिर यहीं अटक गई। मीटिंग से बाहर आकर केंद्रीय मंत्रियों और किसानों ने मीडिया से बात की और ये बयान दिया। जितने भी विषय लाए गए थे उस पर अधिकांश में सहमति बनी थी, लेकिन सहमति के आधार पर हम आगे बढ़े। ये किसान संगठनों के साथ मिल करके जो हमने सूत्र दिया कि कुछ बिंदु पर समिति बना करके इसका समाधान निकालना चाहते हैं। अभी भी हम आशान्वित है, अभी भी हम वेलकम करते हैं बातचीत करने। देखिए, मीटिंग बहुत लंबी चली, बहुत चर्चा हुई, एक मांग के ऊपर चर्चा हुई है। ये पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मांगे नहीं थी, ये सरकार की हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स थी और उनके ऊपर भी सरकार की जो सहमति बनाने की बजाय सरकार अगर ऐसा करती है कि इसके ऊपर भी कमेटी बनाएंगे, उस कमेटियों पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है, किसानों को दे सरकार। अब एमएसपी समझ लेते हैं सरकार इस चीज़ को लेकर पशुपेश में क्यों है ये भी, और इसको समझने से पहले ये जान लें कि स्वामीनाथन आयोग क्या है, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि बताऊंगा। 18 नवंबर 2004 को कृषि विज्ञानी और प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसे देश भर में किसानों की हालत सुधारने के लिए रास्ते खोजने थे। करीब 2 साल बाद अक्टूबर 2006 में कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी, जिसे अभी तक किसान प्रदर्शनों में लागू करने की बात कही जाती है। स्वामीनाथन कमेटी की सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि सरकार किसानों की फसलों को लागत मूल्य से सीधे 1.5 गुना कीमत पर खरीदे और आगे अपने हिसाब से बेचे। अब बात एमएसपी की, ये क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये होता है वो कम से कम दाम जो केंद्र सरकार तय करती है किसान को उसकी उपज खरीदने के बदले देने का। अगर किसान सरकारी राशन खरीद के केंद्रों तक अपनी उपज लेकर जाते हैं तो सरकार उन्हें इसी एमएसपी के रेट पर पेमेंट देती है। इससे किसानों का फायदा ये है कि अगर बम्पर पैदावार की वजह से बाजार में किसी उपज के दाम गिर भी जाए तो सरकार किसानों से एमएसपी के रेट पर फसल खरीद लेती है और किसान बर्बाद होने से बच जाते हैं। 7 तरह के अनाज, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, और 5 तरह की दालें, चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर। तिलहन की भी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। ये 7 किस्में हैं: रेपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और निगरसी। 4 व्यावसायिक फसलें हैं: कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट। आप समझते हैं इस एक मांग पर कि सबको एमएसपी मिले विवाद क्यों है? क्योंकि हमें फौरी तौर पर लगता है कि ये तो सरकार के हाथ में, सरकार जब चाहे तब एमएसपी देकर किसानों की दिक्कत दूर करे। पर वस्तुस्थिति अलग है। विशेषज्ञों के एक धड़े का सोचना है कि अगर सरकार एमएसपी को लेकर कानून लाती है तो किसान एमएसपी वाली फसलों को ही ज़्यादा उगाएंगे, जबकि गैर एमएसपी फसलों की पैदावार कम हो जाएगी। सरकार को गैर एमएसपी वाली फसलों की खरीद पर अलग से पैसा खर्च करना होगा। और क्या दिक्कतें हैं, हमने समझा एक्सपर्ट से। एमएसपी का जो मामला है वो थोड़ा सा पेचीदा है। एक तरह का ये इंसेंटिव है जो किसानों को दिया गया ताकि वो कुछ चुनिंदा फसलें ज़्यादा उगा सकें, बट साल दर साल ये देखा कि किसानों ने उस एमएसपी, उस इंसेंटिव की वजह से कुछ फसलें बहुत ही ज़्यादा उगाई हैं, जिससे कि जो हमारी मिट्टी है वो काफ़ी ख़राब हुई है, क्योंकि बहुत केमिकल यूरिया का इस्तेमाल किया गया है, जो जिसका कि असर हमारी अब स्वास्थ्य पे भी दिख रहा है। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, और दूसरा मसला ये है कि किसान जो है अभी ये एमएसपी के चक्कर में फंस गया है। मुझे लगता है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसान कर सकता है, पर वो इस समय करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको एमएसपी की गारंटी मिली हुई है। बहुत सारे किसान हैं जिनसे मैं मिलता हूँ जिनके पास जो उनकी आय है वो 3 गुना 4 गुना भी हो सकती है अगर वो चाहें तो अपनी खेत में लगाने के लिए। बट उनका यही कहना है जब मैं खेतों में जाता हूँ कि भाई मुझे तो एमएसपी मिल रही है और मैं नई फसलों को, नए तौर तरीकों को अपनाना नहीं चाहता हूँ।
तो मे बी हमें ये करना चाहिए कि सरकारों को, जो हमारी सरकार है, जो नए तौर तरीके हैं उस पर इंसेंटिव शायद कुछ लेके आएँ और ये भरोसा दिलाएं किसानों को कि भाई आप नई पद्धति को इस्तेमाल करेंगे, लेके आएंगे तो भी उनको जो उनकी जो आय है वो कम नहीं होगी, बल्कि और ज़्यादा से ज़्यादा वो आय बढ़ेगी। अगर इतनी दिक्कत है तो क्या गतिरोध चलता रहेगा या सरकार के पास कोई रास्ता है किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए? एमएसपी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि सभी फसलों पर तो नहीं हो सकता है, और सरकार अगर चाहे तो जो एग्जिस्टिंग फसल हैं उनके ऊपर से एमएसपी थोड़ा कम करके हटा के उन फसलों की तरफ लेके जाएं, जैसे मिलेट की तरफ जा सकते हैं, ताकि जो है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी हो और किसान को भी उससे थोड़ी आमदनी की बढ़ोतरी होगी। बट ये बात घूम फिर के वहीं आती है कि मुझे लगता है कि किसान को वैल्यू एडिशन में काम करना पड़ेगा, किसान को एफपीओ बनाने पड़ेंगे, सहकारी समितियां बनानी पड़ेंगी, तो ही जो है कहीं हद तक ये इस एमएसपी के चंगुल से वो छूट सकते हैं, क्योंकि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मुझे लगता है कि किसान अगर वैल्यू एडिशन करेंगे तो वो मिनिमम नहीं और बहुत सारा जो है वो पैसा कमा सकते हैं। आज जब आंदोलन फिर से बढ़ा तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा फिर से मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने सरकार की स्थिति यूं साफ की। किसान के हितों की चिंता हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें जाना नहीं है। हमें विस्तृत रूप से कदम बढ़ा रहे हैं। अभी हम ये इतना ही कहेंगे कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है, बशर्ते कि उसके लिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित करती है, कार्य करती है, आगे बढ़ाती है, ये बात सही है। लेकिन विषय राज्य सरकारों का भी है जहां हमें कंसल्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक मेथड तो अपनाना पड़ेगा। किसानों की तैयारी कि वो दिल्ली के भीतर चले आए। जिस समय हम ये खबर आपको सुना रहे हैं उस समय वे पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में है। किसान अपने ट्रैक्टरों में गद्दे, ड्रम, टेंट और कई दिनों तक रुकने का सामान भी लाए हैं, पिछली बार की तरह। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का अगली बड़ी खबर के लिए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली का एरिया, यहाँ से बीते 8 फरवरी को सड़कों से दृश्य सामने आए। महिलाएं झाड़ू और डंडे लेकर सड़क पर आ गईं। उन्होंने संदेश खाली के रहने वाले 3 लोगों के अरेस्ट की मांग सामने रखी। ये 3 लोग कौन हैं? शेख शाहजहां, शिबा प्रसाद हजरा और उत्तम सरदार। ये तीनों दोस्त हैं और तीनों ही राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। इस लिस्ट में आपको शेख शाहजहां का नाम थोड़ा परिचित लगेगा। शाहजहां ही वो व्यक्ति है जिसके समर्थकों ने जनवरी के महीने में उसके निवास पर छापा मारने आई ईडी की टीम पर हमला किया था। 3 अधिकारी घायल हुए थे। शाहजहां फरार हुआ था और अब तक पुलिस ईडी की पहुंच से गायब है। पर ये महिलाएं प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? इनका कहना है कि शाहजहां और उसके 2 सहयोगियों, जिनके नाम हमने अभी आपको बताए, इन्होंने बरसों तक संदेश खाली की कई महिलाओं का यौन शोषण किया। कहानियां, इन 3 दोस्तों ने संदेश खाली की महिलाओं को घरों से उठाया, दफ्तरों पर हफ्तों रखा और अपने रसूख और टीएमसी से जुड़ाव को देखकर स्थानीय लोग भी कुछ नहीं कर पाए। महिलाओं ने यह भी इल्जाम लगाया कि शाहजहां और उसके दोस्तों ने जिला की कई जमीनों पर कब्जा भी किया है। अब 9 फरवरी की तारीख, इस दिन प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हजरा की संपत्तियों को तोड़कर आग लगा दी। पुलिस ने बढ़ता तनाव देखकर इलाके में 144 लगाया, 16 पंचायतों में इंटरनेट बैन किया और केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। 9 फरवरी को इस केस के एक आरोपी हजरा को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा पुलिस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के पूर्व स्थानीय विधायक निरापद सरकार और भाजपा के स्थानीय नेता विकास सिंह को भी गिरफ्तार किया। इस केस की जांच के लिए सूबे की ममता बनर्जी सरकार ने 10 सदस्यों की टीम बनाई। ये टीम संदेश खाली का दौरा करेगी और पीड़ित महिलाओं से बात करेगी। पर जैसे इस केस में अरेस्ट शुरू हुए, पुलिस थानों पर प्रदर्शन हुए। सीपीआई के नेताओं ने थानों पर अपने नेताओं की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया और भाजपा ने अपने नेता की रिहाई के लिए, और टीएमसी उसने हजरा को पार्टी से निष्कासित कर दिया, पर यह भी कहा कि उनकी इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है। ये तो केस, प्रोटेस्ट और एक्शन की बातें हुई, लेकिन फिर इस मामले में थोड़ी राजनीति भी हुई और थोड़ी गहमा गहमी भी। 12 फरवरी, इस दिन सूबे के राज्यपाल सीबी आनंद बोस संदेश खाली पहुंचे, महिलाओं से मुलाकात की, महिलाओं ने राखी बांधी, आप बीती सुनाई। राज्यपाल ने उनसे कहा वो एक्शन लेंगे और फिर मीडिया से बात की। Listen to my mothers and sisters there. I couldn't believe that this could happen in Kavi Guru Rabindranath Tagore's place. Imagine a happy home, husband and wife, grown-up children including girl children. Some goon comes from inside the house
catches hold of the grown-up child, girl child, assaults the wife in front of the husband, and beats of the husband when he protests. This is no fiction. This is not, I was told, happened in this village in the last few days. This can never happen. We should fight it out under the Constitution. I will fight it out under the Constitution. I will fight it out. आपने सुना, महिलाएं इल्जाम लगा रही कि कुछ गुंडे आते हैं, बच्ची को पकड़ लेते हैं, पति के सामने पत्नी का शोषण, पति को पीटना, ये भयावह है और कल्पना से परे है। प्रदर्शनकारी महिलाओं से मिलने से पहले आनंद बोस ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक की और हालात की जानकारी ली और सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वो ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी संदेश खाली पहुंची, महिलाओं से मुलाकात की और फिर मीडिया से बात की। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुम स्वामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। स्मृति ईरानी के बाद अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा का, क्योंकि उसी दिन इस मुद्दे पर वहां भी हंगामा हुआ। भाजपा के विधायकों ने मांग की संदेश खाली पर सरकार सफाई दे, ममता बनर्जी सामने आए और बहस भी हो। नारेबाजी हुई। आखिर में स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी समेत 6 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद शुभेंदु ने मीडिया को संबोधित किया और ये कहा, आज भी हम लोग को सस्पेंड किया, वी आर हैप्पी। हम लोग संदेश खाली का SC/ST वुमेन और देवी शक्ति के लिए पूरा असेंबली में आज हमारी पूरा बीजेपी टीम एक साथ हमारा क्वेश्चन आंसर करने नहीं दिया। आधा घंटा से ज्यादा हम लोग शाउटिंग स्लोगन करके हम लोग ओएल में उतार के हमारा जो संदेश खाली का गुस्सा यहाँ हम लोग उठाया ऑगस्ट हाउस में, इसलिए हम लोग को सस्पेंड किया। विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया तृणमूल कांग्रेस ने। ये लोग कह रहे हैं कि नारी का सम्मान करो, नारी के ऊपर शोषण नहीं होना चाहिए। इनको उपदेश मिलता है केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी के तरफ से, जो कल दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त ये करी है कि महिलाओं के ऊपर जो अपराध होता है वो धर्म के नाम पे भी विभाजन कर सकते हैं। ऐसी सोच उन्होंने रखी कि अगर हिंदू महिला के ऊपर अपराध हो तो वो और घिनौनी होती है, मुस्लिम महिला के ऊपर अपराध हो उससे ज्यादा। ये बात कल हम लोग को सुनने को मिला और जिस तरीके के उपदेश और उन्होंने भड़काया, आज भारतीय जनता पार्टी सुकांतो मजूमदार उसके नेतृत्व में संदेश खाली में उनका रवैया और आचरण और जिस तरीके से गड़बड़ किए हैं, इसको कड़ी सी कड़ी भाषा में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हम लोग निंदा करते हैं। फिर कैलेंडर में तारीख लगी 13 फरवरी। इस दिन प्रोटेस्ट और बड़ा हुआ। बंगाल पुलिस पर इल्जाम लगा कि वो शाहजहां को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। दूसरी ओर न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से पश्चिम बंगाल पुलिस का दावा सामने आया कि संदेश खाली में लोगों से केवल 4 शिकायतें मिली और उनमें से किसी में भी बलात्कार या यौन पीड़न का जिक्र नहीं है। सवाल ये है कि जब राज्यपाल के सामने महिलाएं ये बातें कह रही हैं तो फिर पुलिस को शिकायतें क्यों नहीं मिल रही हैं? स्वतः संज्ञान लेने का क्या हुआ? 13 फरवरी को ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में बसीरहाट पुलिस अधीक्षक के आवास पर एक विरोध मार्च का आयोजन हुआ। पुलिस ने रोका तो भिड़ंत हुई, पत्थर चले, लाठीचार्ज हुआ और भाजपा कई महिला कार्यकर्ताएं घायल हुई। और आज ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया, जो पुलिस ने नहीं लिया, और एक एमिकस क्यूरी यानी न्यायालय के मित्र की नियुक्ति की। एमिकस क्यूरी अदालत को किसी निर्णय तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को 20 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मसले को और समझने के लिए हमने स्थानीय पत्रकारों से बात की ताकि वस्तु स्थिति समझे और पॉलिटिक्स भी समझ पाए। फिलहाल अभी भी जो संदेश खाली इलाका है, अभी भी कुछ दिन हो चुका है उस घटना के बाद, इस तरीके के वायलेंट प्रोटेस्ट होने के बाद अभी भी यहाँ पर तनाव की स्थिति है। लोगों में अभी भी डर है, गुस्सा है तृणमूल कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स है, खासकर शेख शाहजहां और उनके करीबी जो नेता है जिनके खिलाफ तमाम आरोप उठ रहे हैं उन सबको लेकर। लेकिन इस बात को लेकर राजनीति भी बेहद हो रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो,
विपक्ष के जितने भी पार्टी है, चाहे वो वाम यानी लेफ्ट के पार्टी, वो भी इस पुरजोर इनके विरोध कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि दरअसल ये छवि है बंगाल के महिलाओं का, उनके ऊपर होते हुए अत्याचारों का। जब बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके की यहाँ पर ढोल नगारा पीटी जाती है महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, उनकी जो है उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर जिस तरीके से ममता सरकार और तृणमूल सरकार जिस तरीके से यहाँ पर ढिंढोरा वो पीटती है, दरअसल ये वास्तविकता है जिसके चलते महिला लंबे वक्त से तृणमूल कांग्रेस के ही अपने नेता के द्वारा इस तरीके से जो है जिस तरीके से उनके खिलाफ जो घिनौनी अपराध जो है वो संगठित होता था, और इसके चलते बीजेपी मोर्चा निकाली हुई है। तमाम बीजेपी के जो विपक्ष के नेता है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, वो लगातार सौंदेशखाली पहुंचने की कोशिश करते हैं और लेकिन उनको रोक दिया जाता है। हाल ही में सुकांतो मुजुमदार जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो बोशीघाट के रास्ते में वो पहुंचते हैं, जो कि बोशीघाट जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस है वहां पर आकर वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। वहां पर भी जो है प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो गया था और जवाबी कार्रवाई पुलिस को भी करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। बीजेपी का कहना है कि दरअसल पुलिस चुप्पी साधी हुई है और हालांकि पुलिस ने एक कार्रवाई की है, एक अहम कमेटी का गठन किया गया है जो सीनियर महिला ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा गांव में जाकर सौंदेशखाली के महिलाओं से वो ये गुजारिश कर रहे हैं कि किनके क्या आरोप है वो सब दर्ज करवाया जाए। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। संदेशखाली की महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। देश में कहीं भी कोई भी नागरिक अन्याय की चपेट में आए तो सारी नेता नगरी किनारे रखकर उसे न्याय मिलना चाहिए और किसी भी किस्म के किंतु परंतु की आड़ से बचना चाहिए। ममता बनर्जी देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री, इसलिए उनकी जवाबदेही अव्वल तो इसलिए क्योंकि उनके राज्य का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जिन्होंने गुंडई की, जिन पर इल्जाम लगे वो टीएमसी के नेता हैं, उनका मामला है, और दूसरा इसलिए कि वो लगातार महिला अधिकारों की और महिला सुरक्षा की बात करती है, इसलिए सवाल बार बार पूछे जाएंगे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।